रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहता हूँ आपको कि 1991 के समय में मैं कॉलेज में पहली बार आया था फर्स्ट ईयर में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है स्मृति ईरानी जी जिस तरह से मंडल कमीशन का जो इम्पैक्ट हो गया था, और अचानक हमें लगा, और मुझे किसी ने तब तक पूछा नहीं था कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस कास्ट से हो, मगर अचानक मेरा नाम वहाँ पे अर्नब नहीं था, ना रंजन था, मैं अचानक गोस्वामी बन गया। और मुझे पता चला तब कि भारत के राजनेताओं की कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है पूरी एक पीढ़ी पर। और मैं आज भी कह सकता हूं कि अगर मंडल कमीशन नहीं होती तो भारत का भविष्य अलग होता। पूरी एक पीढ़ी चली गई, और उसके बाद हमने देखा कि जब हम कॉलेज से निकले बाय मिड 90s, हमारे बैच के कई स्टूडेंट्स भारत छोड़ के चले गए क्योंकि एक डिसइल्यूशनमेंट आ गई थी। सवाल मेरा कुछ और था। थोड़ी देर पहले अनुपम खेर जी ने कहा कि जो सिनेमा है बदल रही है, और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र, बदलते समाज की एक तस्वीर है। मैंने कहा, उन्होंने सहमति जताई उसमें क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है ऑन द ग्राउंड। और दूसरी बात, उसके साथ लिंक्ड एक बात है, हर सरकार 5 साल के लिए आती है, और इतने चेंजेस हुई हैं हमारे पॉलिसीज में कि लोगों के मन में डर भी है। वैसे लोग मानते हैं कि 2024 में आपकी जीत होगी, मगर लोग ये भी डरते हैं कि अगर सरकार बदल जाए तो फिर पॉलिसीज पर क्या फ़र्क होगा, चीन के साथ हमारा क्या रुख होगा, कश्मीरी पंडितों को लेके हमारा रुख क्या होगा, पाकिस्तान को लेके रुख क्या होगा, कि 2008 वाली स्थिति आ जाएगी जो 26/11 के समय में हुई थी। और लोगों को ये कभी कभी डर लगता है कि राजनीति अगर बदल जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल, राजनीति अगर बदल जाए तो समाज और सिटीजंस पर क्या फर्क होगा। There is only one thing that is predictable, that in 2024 Narendra Modi will be Prime Minister once again. पहले तो मैं ये साफ कह दूं आपसे, क्योंकि वो नॉमिनेट नहीं हुए और आगे भी इलेक्ट होंगे जनता के पूर्ण आशीर्वाद के साथ। और ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं, हाय तौबा करते हैं, इन लोगों ने इन 8 वर्षों में हाय तौबा करना बंद नहीं किया है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने हाल ही में एक लेख लिखा है कि कैसे नर्मदा आंदोलन के वक्त वो सब गुमराह किए गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्वीकार किया है, धीरे धीरे और हैं जो सार्वजनिक स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात और है जो अनुपम जी ने कही, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं, अभी नहीं है, मगर मैं आपका ही उनकी अनुपस्थिति में कह रही हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों ये सोचते हैं कि सिनेमा ही हिंदुस्तान का कल्चरल एम्बेसडर है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात। हिंदुस्तानी थॉट, हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तान का संत, हिंदुस्तान का एकेडमिक, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान की साधारण सरपंच महिला, हिंदुस्तान की एक गायिका, हमारा फूड, हमारे वाद्य, वो हमारे एम्बेसडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस भ्रम को और भी प्रचलित ना करें कि सिनेमा का काम है राष्ट्रवाद, सिनेमा का काम है सिर्फ प्रॉफिट तलाशना। मैं उस फील्ड में रही हूँ। इस खुशफहमी को बिल्कुल ना पालें। अगर सिनेमा नहीं होगा तो क्या लोग तिरंगे का सम्मान करना बंद कर देंगे? अगर सिनेमा नहीं होगा तो क्या लोग वंदे मातरम गाना बंद कर देंगे? तो आप संक्षिप्त ना करें हिंदुस्तान की कल्चरल कैपेसिटी को। आज अगर आप कल्चरल एम्बेसडर के रूप में हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्बोधन था वो किसी भी सिनेमा से बड़ा है। आप अगर कश्मीर की बात करते हैं तो आप एक फिल्म क्यों, ललदेह की बात क्यों नहीं करते? तो ये मानना कि सिनेमा इज द ओनली कल्चरल एम्बेसी ऑफ इंडिया इज टू लुक एट इंडिया मायोपिकली। We are a civilization with many traits that can be celebrated the world over. आज इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है, क्या सिनेमा उसमें एम्बेसडर बन सकता है? नहीं। अर्थशास्त्र में क्या सोचा गया, क्या किया गया, वो हमारा इकोनॉमिक एम्बेसडर की दृष्टि से हो सकता है एक तथ्य अथवा एक प्रस्तुतिकरण। उस पर क्यों नहीं चर्चा करते?
कल्चर को आप संक्षिप्त करके सिर्फ सिनेमा के इर्द गिर्द अगर घुमाएंगे तो वो कल्चर का बहुत बड़ा अपमान है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, और इसकी हम जो कहते रहते हैं क्लीशेज, बॉलीवुड एंड क्रिकेट यूनाइट द नेशन, नहीं, ये हमेशा कहे जा रहे हैं। मैं ना क्रिकेट का तिरस्कार कर रही हूँ, ना मैं सिनेमा का तिरस्कार। नहीं, मैं समझ गया। मैं कह रही हूँ कि आप जैसे जैसे सोच बदले, जी जी, जैसे जैसे प्रचलन अथवा जैसे जैसे संचार का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साधन और बढ़े जी, तो हम क्यों ना अपनी कल्चरल या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से और चीज़ों को भी देखें। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में आज 18 से 19 हज़ार अलग अलग डायलेक्ट्स पाई जाती हैं। क्या वो हमारी डायलेक्ट्स हमारी एम्बेसडर नहीं है? बिल्कुल। हर प्रांत में, हर ज़िले में अलग किस्म का खान पान है, रहन सहन है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो भारत की श्रेष्ठता क्या है? वही तो है। उस श्रेष्ठता को क्यों ना हम दुनिया को दिखाएं? तो योग क्या हमारा एम्बेसडर है? बिल्कुल है। अब प्रधानमंत्री जी ने जब लाइफ की बात की, पर्यावरण की बात की, तो उस भूमि की दृष्टि से बात की जो एक नदी को भी माँ कहती है। तो क्या हम एनवायरमेंटल एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड नहीं हो सकते? हो सकते हैं। उस पे कौन सी फिल्म बनी थी? तो इसीलिए संक्षेप में ना देखें कल्चर को, विस्तार बढ़ाएं थोड़ा। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इसमें, पूरी ऑडियंस पूरी तरह से सहमत है। और आपने जो ये बात कही, मुझे लगता है एक तरह से वायरल कमेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है। फिर आपके साथ सारे सिनेमा वाले मेरे पीछे भी पड़ेंगे। नहीं, वो ठीक है। देखिए, वो क्या, अभी सिनेमा वालों के बारे में मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। आजकल पता नहीं क्या करते रहते हैं, 600 करोड़ नहीं, देखिए 700 करोड़ ये भी गलत है, ये भी गलत क्या है नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं होता। स्मृति जी, एक मिनट में मैं कह लूं, मूवी में कुछ है कि नहीं किसी को मतलब नहीं है। हमने 600 करोड़ 700 करोड़ में मूवी बनाई, ये कोई बोलने वाली बात होती है? दो चीजें हैं इसमें, दो पता नहीं क्या हो चीजें रहा है इसमें। आप आजकल देख रहे हैं साउथ के स्टार्स का एक रिसर्जेंस देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दे आर अनअपोलोजेटिक अबाउट हु दे आर। मैंने अभी सो डूइंग बिजनेस is not wrong. No. Doing business through cinema is not wrong. But then positioning it as though it is the only savior for our culture, that I think is a myopic way of looking at it. छोटी एक बात कहूँगा। जब अभी रिसेंटली मूवी बनी थी रॉकेटरी, तो माधवन जी ने मुझे फ़ोन किया और नंबी नारायण जी दोनों हमारे स्टूडियो में हैं। उसके बाद जब बात हो रही थी इंटरव्यू में, नंबी नारायण जी ने मुझे कहा और माधवन जी ने मुझे कहा, कई लोगों ने पूछा कि भाई आपने इसको हिंदुआइज क्यों की? और माधवन जी ने पूछा हिंदुआइज क्या है, कि नंबी नारायण जी को पूजा करते हुए श्लोक पढ़ते हुए क्यों दिखाई आपने? और नंबी नारायण जी ने कहा, बट वो मैं तो घर में पूजा करता हूँ, श्लोक रखता हूँ, और फिर भी मैं साइंटिस्ट हूँ, मगर ये सवाल क्यों पूछा? सो मुझे लगता है कि आपकी बात जो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए आई एग्री विथ यू। एक सवाल आपसे है, यू आर वन ऑफ द younger or youngest cabinet ministers in the Modi government and for significant period of time. हम जानना चाहेंगे कि आप 2032 के भारत को कैसे देखते हैं? How do you see not your government, not the political process, how do you see the country given especially जो एक कहते हैं ना, भारत की एक ग्रोथ, एक ग्राफ अगर ऐसी है तो हॉकी स्टिक की तरह ऊपर जा रही है, और वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है। And we can really have big visions. What is your vision, Smriti ji, at the end for India in 2032? हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्र की कल्पना के संदर्भ में लाल किले के प्राचीर से अपने वक्तव्यों में 2-3 बिंदु कहे जो विशेष हैं। उन्होंने आगामी 25 वर्षों के बारे में हिंदुस्तान के प्रति और विश्व के प्रति सोच क्या हो, उसके बारे में चर्चा की। पहली बार लाल किले के प्राचीर से इस बात का भव्य उत्सव दिखा कि देखें कैसे हर घर तिरंगा के अभियान के अंतर्गत देश में छोटे से छोटे गांव में बड़े शान से हर घर के ऊपर एक तिरंगा लहराया गया। आप कहते हैं कि आज से 10, 15, 20 साल बाद का भारत क्या होगा?
उसकी जो नींव है वो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई, क्योंकि देश मात्र सड़कों से नहीं बनता, सड़क पर चलने वाले के व्यवहार से भी बनता है। और व्यवहार में तब्दीली दो दृष्टिकोण से आती है, एक सामाजिक और पारिवारिक संस्कार से, और दूसरा प्रशासन आपको शिक्षा की दृष्टि से किस दायरे में लाकर खड़ा करता है उससे। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या बदल रहा है भारत में अब, जो तब काम आएगा कि अगर एक बच्चे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वो बच्चा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में या हिंदी में अपने ज्ञान के भंडार को कहीं ना कहीं समेटे, वो अपनी मातृभाषा में भी ये कार्य कर सकता है। एक बहुत ही अहम बात प्रधानमंत्री जी ने कही, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन नए हिंदुस्तान के लिए जय अनुसंधान। तो अनुसंधान वो दूसरा पायदान है शिक्षा के बाद, जिस पर चढ़कर हम परम वैभव के जो स्थान की चर्चा करते हैं बार बार, उस तक पहुंचने का एक मार्ग है। तीसरा पायदान, जिसको पायदान नहीं कह सकते क्योंकि माँ की छाती पर कभी पैर नहीं रखा जाता, वो है नारी शक्ति। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर राष्ट्र का उत्थान करना है तो नारी की गरिमा की रक्षा और नारी का उत्थान जरूरी है। तो नारी वो तीसरा स्तंभ है। और चौथा स्तंभ है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अब सबका प्रयास, वो चौथा स्तंभ है। तो एक तरफ 70-75 साल हर इंसान हमको बताया आया है कि हमारा अधिकार क्या है। ये पहली बार एक प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है, अधिकार को तो समझते हो, अब कर्तव्य के पथ पर चलकर निष्ठावान बनो और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तो आने वाले 10-15 साल इस पथ पर, इस संस्कार के साथ चलें। तो आज आपके मंच पे जिन संतों ने भारत सर्वोपरि की जो कल्पना की है, वो कल्पना मात्र कल्पना नहीं रहेगी, साकार हो जाएगी। बिल्कुल साकार होगी। और एक बात अंत में कहूँगा कि आप, मुझे नहीं पता 5 साल 10 साल, बट आप ज़रूर एक रोल मॉडल बनेंगी फॉर यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। नहीं, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, 50 साल की उम्र में यंग नहीं रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, थैंक यू।